हेलो साथियों, जीआईसी एलटी के लिए जो आपकी क्लास चल रही है उसमें आपका विज्ञान के लिए कार्बोहाइड्रेट की क्लास चल रही है, जिसमें 2 लेक्चर L1 और L2 लेक्चर 2, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए हैं। स्ट्रक्चर्स किसके? ग्लूकोज के एंड फ्रक्टोज के। ये जो लेक्चर होने जा रहा है इसमें हम बाकी चीज़ें जो हमारी रिएक्शंस बची हुई हैं, म्यूटर रोटेशन बचा हुआ है, ओसाजोन फॉर्मेशन बचा हुआ है, उनकी बात इसमें हम करेंगे। तो 1 मिनट में गो थ्रू कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शंस, कैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातें मैंने कर ली हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स भी लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिए थे आपको। जितना मैंने सिखाया है टी सिस्टम एल सिस्टम आप उतना ही ध्यान में रखिए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया हुआ है। एनामर्स क्या होते हैं? जहाँ पे कार्बन 1 के अराउंड कन्फिग्रेशन चेंज होता है, दे आर एनामर्स। पैरनोज, फ्यूरनोज, ये दोनों फॉर्म लास्ट क्लास में अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ये मैंने सिखा दिया है आपको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिखा दिया, मैनोज सिखा दिया, सारा कुछ सिखा दिया था। ग्लूकोज और मैनोज आपस में कैसे हैं? एपीमर्स हैं। कौन से एपीमर है? C2 एपीमर। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं लास्ट क्लास में। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कवर करिए कार्बोहाइड्रेट का। ये है लेक्चर 3। इन 3 लेक्चर के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है एलटी के लिए। आप अपने लेवल पे जो भी करिए, बट मुझे जो लगता है कि ये लेक्चर्स 3 लेक्चर्स इनफ हैं। आज हम बात करेंगे रिएक्शंस पे। रिएक्शंस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम आपको बात करेंगे म्यूटर रोटेशन की। अब देखो, ये जो म्यूटर रोटेशन आपको यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ करिए। एज इट इज़ क्यों करने को कह रहा हूँ? क्योंकि मेंस में लिखना भी है भाई। मेंस में जब लिखना भी है तो आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसके लिए आप इसको देखिए, एज इट इज़ देखिए। म्यूटर रोटेशन जैसा कि आपको पता है, ग्लूकोज के 2 फॉर्म है, अल्फा एंड बीटा। आप याद रखिएगा, ऐसे आपको लिखना भी होता है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है। जो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री का है। ठीक, ये वैल्यूज याद रखनी है। बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री है। एक ही डायरेक्शन में है, दोनों प्लस में है। ठीक, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। एज इट इज एलटी के लिए याद रखिएगा कि ग्लूकोज के 2 फॉर्म हैं। ग्लूकोज के कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म। ग्लूकोज के 2 फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। ठीक, इस क्लास का बेसिक परिचय है कि आपको एक बार कंटेंट दे दिया जाए, सीधा सा मतलब है अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन, चूँकि ये कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो ये क्लॉकवाइज में 112 डिग्री घुमाता है। ठीक, बीटा कितना घुमाता है? 19 डिग्री। ठीक है, तो ये इनके स्पेसिफिक रोटेशंस आप एग्जाम में लिखिएगा। प्री के लिए तो आपको ये बस याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले आप इनको देखिए। अगर प्योर मैं आपको प्योर ग्लूकोज होगा अल्फा, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे वापस चलूँगा, अभी आराम से करते हैं। दूसरी लैंग्वेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे म्यूटर रोटेशन का ये लैंग्वेज की। व्हेन प्योर अल्फा डी ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है? 112 विद टाइम। ठीक, आपने एक सोल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, पानी में मिलाया, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन स्टार्टिंग में 112 डिग्री होता। ठीक, लेकिन विद टाइम ये घटता है। However, the specific rotation of the solution decreases, ultimately reaches to the stable value 52.5। ये घट के कहाँ तक जाएगा? 52.5 डिग्री तक। ठीक, जब आप बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करते हो तो इसका स्टार्टिंग में स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है? 19 डिग्री। लेकिन ये स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम बढ़ता है और 52.5 पे पहुँच जाता है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज का 112 से घट के कहाँ जाता है? 52.5 डिग्री। वहीं बीटा डी ग्लूकोज का जो वैल्यू है 19 डिग्री है, 19 से बढ़ के कहाँ जाता है?
52.5 डिग्री। तो ये बीच का स्टेबल वैल्यू है, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको ये कंटेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लाइंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये जो चेंज हो रहा है ऑप्टिकल रोटेशन का विद टाइम, यही कहलाता है म्यूटा रोटेशन, ठीक है, यही कहलाता है म्यूटा रोटेशन। सिंपल, बस इतना। आपको फ्रेश अल्फा डी ग्लूकोज ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखिए, इस तरीके से आपका 112 से घट के कहाँ पे आया 52.5। बीटा ग्लूकोज का 19 डिग्री से बढ़ के कहाँ आया 52.5। देखो यार, ये सीधा सा मतलब है, यहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है एग्जाम में, सीधा उस कंटेंट की बात करता हूँ। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि वो पीपीएल प्लेन को कितने डिग्री घुमाता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर जो आपने 52.5 पे आप गए, तो 52.5 पे ना प्योर अल्फा है ना प्योर बीटा है, दोनों का मिक्सचर होता है, जिसमें 36% ग्लूकोज होता है आपका अल्फा फॉर्म में और 63% ग्लूकोज आपका बीटा फॉर्म में होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये चेंज हुआ क्यों, ये चेंज किस लिए हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये लाइन लिखनी है, इट इज कॉज्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपाइनोज एनमर्स इनटू इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ। मतलब जब प्योर अल्फा था, सोल्यूशन में जाने पे कुछ अल्फा फॉर्म किस में कन्वर्ट होता है, बीटा में। जब प्योर बीटा था, सोल्यूशन में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, वो कुछ बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा में। अल्टीमेटली एक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, जहाँ पे मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 52.5, और उस मिक्सचर में अल्फा फॉर्म भी होगा और बीटा फॉर्म भी होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ लिखना है। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई, ठीक है। म्यूटा रोटेशन को एसिड या बेस की प्रेजेंस में कराया जाता है, दोनों से कैटलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और प्योर वाटर में भी ये होते हैं, अगर आप H+OH- की प्रेजेंस नहीं दोगे तो भी प्योर वाटर में ये म्यूटा रोटेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है म्यूटा रोटेशन, इस कैरेक्टराइज ऑफ द, ये किसका कैरेक्टर है, ऑफ द साइक्लिक हेमिस्टल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये मैंने स्ट्रक्चर जब आपका साइक्लिक पढ़ाया था उसमें बताया था, ग्लूकोज में हेमी एसिटल बॉन्डिंग होती है। कार्बन 5 का जो OH है वो कार्बोनिल 1 से देखिए हेमी एसिटल बॉन्ड बनाया हुआ था। तो आपको इतनी लैंग्वेज लिखनी है, इस तरीके से ये पूरा कंटेंट है आपके पास, ठीक। आपको ये डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला नहीं बना पा रहे हो, अल्फा एनोमर बीटा एनोमर लिख दो, बीच में एसिड कैटलाइज्ड बेस कैटलाइज्ड कर दो, या फिर आप इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, वो बना सकते हो आप इसकी जगह पे। आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब आप वहीं पे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये म्यूटा रोटेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लो इतना, ठीक है। अब चलो उसी पे चलते हैं, वहीं पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपको अभी छोड़ा था, म्यूटा रोटेशन। तो ये देखो आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, बात वही है। अब आप समझ गए हो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे अल्फा भी होगा बीटा भी होगा, कितना होगा वो भी 36 और 63% के करीब होगा, 36 अल्फा 63 बीटा। ये 19 से बढ़ के 52 गया, ये 112 से घट के 52 आया, इस तरीके के सिस्टम को द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, ठीक है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड रिड्यूसिंग डायसैकेराइड्स अंडरगो म्यूटा रोटेशन। ये थोड़े फैक्ट जानते रहिए कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, सब म्यूटा रोटेशन में जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटा रोटेशन था आपका इतना। अब आप चलिए, स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में सिखा दिया था। ओपन चैन स्ट्रक्चर्स पूरा एनालिसिस नहीं करना है आपको प्री के लिए, बस आपको रिएक्शंस देख लेनी है। तो ये पार्ट आपको नहीं करना है, आपको ये रिएक्शन, ये स्ट्रक्चर मैंने सिखाया है, आपको ये आना चाहिए ओपन चैन स्ट्रक्चर। इनके एविडेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बस स्ट्रक्चर लिखा है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, तो आप उसी को देखिए। म्यूटा रोटेशन की चर्चा कर दी, ये लाइनें म्यूटा रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये भी सिखा दिया था आपको, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर हावर्थ प्रोजेक्शन के बना के दिखा दिए थे, बस आप एक बार गो थ्रू कर दीजिए। ये वीडियो एक तरीके से रिवीजन वीडियो हो गई आपकी,
एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिए बस। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी देखिए लास्ट क्लास में बनाया था, यहाँ से आप स्ट्रक्चर्स ले लीजिए बस। ये 3 क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देख लोगे, जो रिएक्शंस म्यूटा रोटेशन देख लोगे, ओसा जोन देख लोगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 2018 में ही आया था जीआईसी के प्री में, कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड मैनोज, हालांकि वहाँ बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोला था, ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज ये तीनों सेम ओसा जोन बनाते हैं। ओसा जोन अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पूछा था इसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये था कि इनकी जो C3 C4 C5 कन्फिग्रेशन है, कार्बन 3 4 5 पे जो कन्फिग्रेशन है वो सेम है, यही रीजन था उस ऑप्शन में। इस वजह से वो सेम ओसा जोन बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोसा जोन। ये देखिए आप, यही ओसा जोन बनता है। अभी ओसा जोन क्या होता है, ये क्वेश्चन आया है 2018 में, ठीक। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ उठाया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री जीआईसी 2018 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर्स पे जोर दे रहा हूँ। ग्लूकोसा जोन अभी क्या होता है देखते हैं। आपके मेंस में ना ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गिव रीजन व्हाई एल्डोज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस एंड फेलविंग्स एंड ओसा जोन रिएक्शन बट फेल टू रिस्पॉन्ड द स्किप एंड बाईसल्फेट टेस्ट। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। चलो अभी ओसा जोन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बस आपको यहाँ दिखाने के लिए थे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फेलिंग टेस्ट देते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, क्वेश्चंस का बाद में डिस्कशन होगा। म्यूटा रोटेशन की बात हो गई, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। डीग्लिसरल्डिहाइड से इरिथ्रियोज बना, देन थ्रियोज बना। इरिथ्रियोज से 2 बनते हैं, राइबोज अराबिनोज, इससे जाइलोज लाइसोज। यहाँ से 2 बनते हैं, एलोज एल्ट्रोज ग्लूकोज मैनोज गूलोज आयोडोज गैलेक्टोज एंड टैलोज। ये लास्ट क्लास में मैंने भी डिटेल में कराया हुआ है। जो आपका सेकेंड लेक्चर था मेरा कार्बोहाइड्रेट का, वहाँ पे मैंने ये डिटेल में कराया हुआ है, ये स्ट्रक्चरल पार्ट। एक बार आप इनको देख लीजिए। लास्ट क्लास में अगर आपने नोट्स नहीं बनाया था तो ये नोट्स, एक तरीके से नोट्स ही दे रहा हूँ मैं आपको इसमें। एपीमर की चर्चा कर दी थी, जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज C4 एपीमर है। ग्लूकोज और मैनोज आपस में, ये जितने भी पेयर्स हैं ना, ये पेयर्स ग्लूकोज मैनोज ग्लूलोज आयोडोज, ये सब C2 एपीमर है। एनमर सिखा दिया था मैंने, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म। हार्वर्ड प्रोजेक्शन में अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म लास्ट क्लास में प्रॉपर सिखाया है, आप वहाँ जाके सीखिए। अभी म्यूटा रोटेशन की थोड़ी सी चर्चा हो गई। अब आते हैं रिएक्शंस पे, ठीक। जो सबसे पहली रिएक्शन है, रिएक्शन एक एक करके करते हैं हम। रिएक्शंस हमारे पास ढेर सारी हैं, सारी रिएक्शंस करनी है ग्लूकोज फ्रक्टोज की। तो सबसे पहले ओसा जोन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। ओसा जोन क्या होता है, तो जो फिनाइल हाइड्रोजन होता है, फिनाइल हाइड्रोजन क्या है, आप ये देखो PHNH ये है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक। इसकी रिएक्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जब कराते हो तो ओसा जोन बनता है, आपको ये याद रखना है। सिंपल, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका ग्लूकोज का है। इसने पूरा क्या कर दिया कि CHO, बीच में जो 4 कार्बन थे सब पे CHOH है, तो उसने ऐसे लिख दिया CHOH का होल 4 CH2OH, तो आप इसको ग्लूकोज ही मानिए। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिनाइल हाइड्रोजन के 3 यूनिट लगते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं, 3। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि ओसा जोन फॉर्मेशन में फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3। तो क्या क्या निकलता है ये भी याद रखिए। PHNH2 निकलता है, अमोनिया निकलती है, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं, और बनता है ओसा जोन। आपको मैकेनिज्म नहीं ध्यान रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओसा जोन का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। इस पूरे प्रोसेस में अमोनिया निकलती है ओसा जोन बनने में, 2 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं, और क्या क्या निकलता है, PHNH2 एनिलीन, ये निकलता है, और ओसा जोन बनता है। तो ओसा जोन का फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये है ओसा जोन। ये दिस पार्ट इज ओसा जोन। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, इधर देखिए, C डबल बॉन्ड OH
CHOH, इधर क्या था, आप ग्लूकोज बना लो एक बार, COH H, COH H, COH H, CH2OH। आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड N NHPH। और ये तो पहला कार्बन था एल्डिहाइड वाला, दूसरा वाला जो कार्बन है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये सारा पार्ट मैकेनिज्म में भी आप देखोगे सारा कुछ हट जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NHPH। ओसाजोन का फॉर्मूला ये है C डबल बॉन्ड N NHPH, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड N NHPH, PH मीन्स फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH है ही, या आपका इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें वैसे ही CH, ये तीन चीज़ें बची रह गई तो CHOH का होल थ्राइस CH2OH, यही है ओसाजोन। LTGIC को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको ओसाजोन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज सेम ओसाजोन देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो ये वाले तीन हैं C3, C4, C5, इन कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन सेम होता है, इसलिए सेम ओसाजोन। ओसाजोन में बस जो ऊपर के दो कार्बन है उससे ये जुड़ता है, डबल बॉन्ड N NHPH। तो फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, तीन मॉलिक्यूल आपके यूज होंगे फिनाइल हाइड्रोजन के और ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन का एक बार आप देख लो, ओसाजोन कैसा दिखता है, उसका फॉर्मूला क्या है। एलटी के लिए बस इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, मैकेनिज्म पढ़ने मत चले जाओ, ठीक। मैकेनिज्म हालांकि यहाँ पे है, दिया हुआ है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, ठीक। इसके बाद ये CHOH भी कन्वर्ट हो जाएगा CO में, ठीक है, फिर वहाँ पे भी फिनाइल हाइड्रोजन का अनदर अटैक होगा। बस आप इतना याद रखो कि तीन मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं, एक PHNH2 निकलता है, एक अमोनिया निकलती है, 2 वाटर निकलता है, ओसाजोन बनता है। ओसाजोन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे बना के दिया हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। फ्रक्टोज भी सेम, ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का भी सेम आपको याद रखना है, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O से जुड़ता है ये, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रोसेस है, जो भी मैकेनिज्म है, आपको ये मैकेनिज्म नहीं याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए, बस आपको ये याद रखना है ओसाजोन का फॉर्मूला क्या है। ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज सेम ओसाजोन देते हैं, क्यों? बिकॉज उनके स्ट्रक्चर ऑफ लास्ट 4 कार्बन इन दिस कार्बोहाइड्रेट इज सेम। और लास्ट 4 कौन है? C3, C4, C5 एंड C6 वाले। शुरू के 2 कार्बन को छोड़ के नीचे के चारों कार्बन के अराउंड सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये सेम ओसाजोन देते हैं। बस यही लाइन पूछी थी भाई साहब GIC में 2018 में। तो आप ना ये बस ये ओसाजोन का ये जो फॉर्मूला है ना, ये ओसाजोन है, ये ओसाजोन है। इसका फॉर्मूला बनता कैसे है? फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके। कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज होते हैं? 3। इस प्रोसेस में निकलता क्या क्या है? अमोनिया निकलती है, एनिलीन निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। एक लाइन ये भी याद रखिए, ओनली C1 एंड C2, वही मैं बता रहा हूँ, C1 और C2 पे ही ये ग्रुप्स आके जुड़े हैं एक्स्ट्रा, ठीक। ओनली C1 एंड C2 इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। बस C1 एंड C2 पे पूरी रिएक्शंस आपके बाकी चेन्स पे नहीं होती, कि C3, C4, C5 पे नहीं होता, सिर्फ C1 एंड C2 पे ये एडिशन होता है, ये 2 ग्रुप्स आके जुड़ते हैं। बस आपको ओसाजोन फॉर्मेशन में LT के लिए, सहायक अध्यापक के लिए इससे ज़्यादा नहीं जानना है। मैकेनिज्म में बार बोल रहा हूँ, इग्नोर कर सकते हो, मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो अगली कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस है। तो वो रिएक्शंस क्या है? जैसे कैटालिटिक रिडक्शंस, डी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है आपका। ग्लूकोज अब
रिडक्शन करता है। कैटेलिटिक मतलब निकिल यहाँ कैटेलिस्ट है, हाइड्रोजन का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन, या तो H2 निकिल लिखा रहेगा या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब रिडक्शन का काम करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। जब रिडक्शन करोगे तो आप ऊपर जो CHO है एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये सॉर्बिटॉल है, इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। तो रिडक्शन से, ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बनता है, सॉर्बिटॉल। फार्मूला देख लो, कुछ नहीं करना, CHO को किस में कन्वर्ट कर देना, CH2OH में। एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, डबल बॉन्डों को तोड़ देते हैं H दे के, तो पूरा ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। इसी तरह फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज आपका, ध्यान से सुनो, फ्रक्टोज को सेम रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हो, या तो हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो इसमें मैनिटॉल भी बनता है और सॉर्बिटॉल भी बनता है। याद रखिए, सॉर्बिटॉल D यूनिट से बना रहे हो तो D फ्रक्टोज से D सॉर्बिटॉल, D मैनिटॉल, दोनों बनाना आप, D सॉर्बिटॉल प्लस D मैनिटॉल, D सॉर्बिटॉल प्लस D मैनिटॉल। देखो OH की पोजीशन अगर इधर रखोगे तो ये मैनिटॉल हो गया, OH की पोजीशन इधर रखते तो वो सॉर्बिटॉल हो गया। तो इसीलिए फ्रक्टोज में दोनों बनता है, सॉर्बिटॉल भी बनता है और मैनिटॉल भी बनता है। मैनिटॉल का एक बार फॉर्मूला देख लो, कुछ नहीं, ये डबल बॉन्ड O को तोड़ देना, किस में कन्वर्ट कर देना, OH में, और H भी जोड़ देना, एक डबल बॉन्ड को तोड़ के HS दे देना, यही रिडक्शन होता है यार। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन ये जुड़ गई कि फ्रक्टोज के रिडक्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज के रिडक्शन से क्या बनता है। नोट्स प्रॉपर लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना भाई, क्वेश्चन जो आएंगे एग्जैक्टली वही करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। चलो, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल। ऑक्सीडेशन देख लो, ऑक्सीडेशन करेगा कौन, या तो टॉलेंस रीजेंट या फिर ब्रोमीन वाटर या फिर फेलिंग सोल्यूशन, इन तीनों में से कोई एक लिखा रहेगा। यही आता है क्वेश्चन बार बार, मैं पिछले जाके क्वेश्चन देखो ना भाई, यही आते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोनिक एसिड में क्या है, जो ग्लूकोज में सबसे पहला यूनिट है एल्डिहाइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन आप देखो, ये टॉलेंस है, Br2 है, वाटर, फेलिंग, ये तीनों ग्लूकोनिक में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे आप नाइट्रिक एसिड ले दोगे तो नाइट्रिक एसिड ऊपर वाले CH जो एल्डिहाइड है उसको तो एसिड में करेगा ही, जो नीचे CH2OH होता है ना सबसे छठे कार्बन पे, उसको भी कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो ये नीचे भी COH आ गया, बाकी सेम है, चारों चीज़ें बीच में सेम है। तो सिकैरिक एसिड, आप ये इसको याद रखो, डाइल्यूट HNO3 के साथ सिकैरिक एसिड, और ये तीन है टॉलेंस, ब्रोमीन वाटर, फेलिन, इनके साथ ग्लूकोनिक एसिड। एक साथ आपको एक ही जगह सारी तीनों चीज़ें मिल गई। देखो, पर आयोडिक एसिड HiO4 ये भी ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन ये पूरे रिंग को तोड़ देता है। ध्यान से देखो, तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और आपका पर आयोडिक एसिड में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज तीन तरीके के ऑक्सीडेशन हो गए, चार हो गए, एक टॉलेंस के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, फेलिन सॉल्यूशन के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, HiO4 के साथ। ठीक, ये चारों आप लिख के रट डालो। ये ग्लूकोज का इतना ही 4 ऑक्सीडेशन रट डालो, रिडक्शन ये रट डालो, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है भाई। आप इसको नोट डाउन कर लो, इनको नोट डाउन कर लो, इनको समय समय पे देखते रहो। एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दे रहा मैं, बस सिंपल यार ये आपको कंटेंट देना था। कंटेंट आप सभी समझदार हो, ध्यान से रट लो। इसी तरह फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन है, टॉलेंस और फेलिन जब भी यूज कर रहे हो, टॉलेंस एंड फेलिन, तो आप यहाँ फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोनिक में। यही काम ऊपर भी हुआ था। ठीक, ब्रोमीन वाटर के साथ याद रखना फ्रक्टोज रिएक्शन नहीं करता। ठीक, HNO3 के साथ यहाँ पे सिकैरिक एसिड मिला था ऊपर ग्लूकोज, फ्रक्टोज देखो क्या क्या देखता है, ग्लाइकोनिक एसिड देता है। ग्लाइकोनिक एसिड का फॉर्मूला रट लो, ये है आपका ग्लाइकोनिक एसिड। टार्टरिक एसिड देता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में 4 ही कार्बन है, 2 तरफ COH है, बीच में CHOH, ये देख लो। ये है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन है, 5, 1 3 इधर 1 इधर, 5। उनका फॉर्मूला रट लो। तो फ्रक्टोज HNO3 के साथ रिएक्शन करके ग्लाइकोनिक एसिड देता है, टार्टरिक एसिड देता है और ग्लूटारिक एसिड देता है।
तो ये आप ना रट लो, फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन वाटर के साथ नो रिएक्शन। फ्रक्टोज HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो 3 प्रोडक्ट देगा, ग्लाइकोनिक एसिड देगा, टार्टरिक एसिड देगा और ग्लूटारिक एसिड देगा। वहीं जबकि ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्शन करते थे तो सिर्फ सकैरिक एसिड मिलता था। एक ही जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल गई। ठीक, यही सिलेबस में लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यही है सिंपल, यही एक पन्ना तैयार करके जाना, बाकी कन्फ्यूजन नहीं। एक कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे ये सारी रिएक्शंस आपको नहीं देखनी, ठीक है। कुछ एक रिएक्शंस आप देख लेना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइनोहाइड्रिन का बनना, नहीं ये नहीं पूछेगा मुझे जहाँ तक लगता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सिंथेसिस करते हैं तो कुछ रिएक्शंस आती हैं, फॉर HCN के साथ आती है। HCN के साथ रिएक्शन देख लेना, एक नज़र मार लेना। ग्लूकोज HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो एल्डिहाइड है CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा CO पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CN जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। एक बार इन पे नज़र मार लेना। रेड फॉस्फोरस HI के साथ ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन सकती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमेशा रेड फॉस्फोरस HI के साथ कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, नॉर्मल हेक्सेन बनता है। नॉर्मल हेक्सेन, सारा सिंपल हेक्सेन बन जाता है। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रिएक्शन एक बार देख लेना, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड NOH जोड़ देना है आपको, NOH। NH2OH की जब भी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज वाले पार्ट के साथ, तो आप ऑक्सिम बना देना। ऑक्सिम का स्ट्रक्चर देख लो, सिर्फ ये जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O को हटा के NOH जोड़ देना। इसी तरह फ्रक्टोज में डबल बॉन्ड O को हटा के C डबल बॉन्ड NOH जोड़ देना है आपको। ये ऑक्सिम की रिएक्शन आपको पता है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड O रहेगा इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड NOH जोड़ देना है। ठीक, तो देखो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार ऑक्सिम देख लेना, ग्लूकोज ऑक्सिम क्या है, फ्रक्टोज ऑक्सिम क्या है, साइनोहाइड्रिन क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप नोट्स बाकायदा देख लो, ठीक है। अल्टीमेटली ये लिख लेना अपने कॉपी में कहीं पे, ये सारी रिएक्शन एक जगह पे, और जितना पार्ट मैंने बताया है उसको नोट कर लेना। इसकी मैकेनिज़्म देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा नोट्स आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना है NCERT लेके। लास्ट टाइम में बस इन्हीं को रिवाइज कर लेना आप। जितना मैंने बताया कि ऑक्सिम की रिएक्शन HCN के साथ, HI के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कैसे ऑक्सिम बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम क्या है, फ्रक्टोज ऑक्सिम क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन क्या है, ओसाजोन का फॉर्मूला क्या है, इस दौरान निकलता क्या क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स फिनाइल हाइड्रोजन के लगते हैं, ओसाजोन का फॉर्मूला क्या है, ओसाजोन दिखता कैसे है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज एक जैसा ओसाजोन क्यों देते हैं, क्योंकि कार्बन के अराउंड ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, C1 और C2 पे ही आपका एडिशन रिएक्शन होता है ओसाजोन फॉर्मेशन के दौरान, बाकी किसी कार्बन पे नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में टॉलेंस Br2 फेलिन के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन और ग्लूकोज की HiO3 के साथ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन फ्रक्टोज का टॉलिन रीजन फेलिन के साथ, ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ होता ही नहीं फ्रक्टोज का। HNO3 के साथ फ्रक्टोज की रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या बनेगा, सारा कुछ एक ही जगह पे मिल गया आपको, ठीक है। तो 3 पार्ट आपको मैंने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया, म्यूटा रोटेशन का थोड़ा सा आइडिया, रिएक्शंस डिस्कस कर दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल मैंने रटना सिखाया है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, कोई भी रिएक्शन का पैटर्न नहीं पढ़ाया, कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई, सिंपल बोला मैंने रट लो। क्यों रट लो, क्योंकि भाई सहायक अध्यापक LT के लिए ज़्यादा देखो दिमाग वहाँ लगाओ जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ चीज़ें समझनी है। तुम्हें पता है इससे जो सवाल आएगा सीधा सीधा आएगा, रट लो। प्री निकालना है तो रट लो, ठीक। तो आप ये चीज़ें देख लो, म्यूटा रोटेशन हो गया, ओसाजोन फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शंस हो गई, एक जगह पे सारा नोट्स मैंने आपको दे दिया है। कल की क्लास में मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, अगर आपने ध्यान दिए होंगे। म्यूटा रोटेशन एक बार फिर से देख लो, ये पूरा मैंने पेज पढ़ाया म्यूटा रोटेशन के लिए। ये सारा कुछ स्ट्रक्चर मैंने कल पढ़ा दिया था आपको। ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, जो भी पॉसिबल है आप इससे मदद ले सकते हो। तो
तो आई होप एल्डिहाइड का ये जो तीसरा लेक्चर था ये आपको काफ़ी कुछ कंप्लीट करा दिया। जितना सिलेबस में था देखो भाई उतना तो हो ही गया, ठीक, उतना कंप्लीट हो गया। इतना देख के जाओगे तो बात बन जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में अगले टॉपिक के साथ। ऑर्गेनिक का जो टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसके आगे स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस, और कुछ नेम रिएक्शंस जो हैं अब उस पर चर्चा होंगी, फॉलोड बाय डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये अगले लेक्चर्स मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो, देखो इस वीडियो का पर्पज़ बिल्कुल नहीं था आपको पढ़ाना, वीडियो का सिर्फ एक पर्पज़ था आप तक कंटेंट पहुंचा दूं, ताकि आप जो चीज़ें रटनी है उसको रट लो यार एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।